आज हम दीवान गालिब की 11वीं और 12वीं गज़ल पढ़ेंगे। इन दोनों गज़लों के दो दो शेर ही दीवान में इंक्लूडेड हैं। जो 12वीं गज़ल है उसका एक अनपब्लिश्ड शेर है जो कि बहुत खूबसूरत है और जो गालिब साहब की पोइटिक इंस्पिरेशन के बारे में हमें थोड़ा बताता है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले शेरों को पढ़ते हैं। तो 11वीं गज़ल ये है कि ना होगा यक बयाबा मांदगी से ज़ौक़ कम मेरा। ना होगा यक बयाबा मांदगी से ज़ौक़ कम मेरा, हबाब मौज रफ्तार है नक्शे कदम मेरा। मोहब्बत थी चमन से लेकिन अब ये बेदिमागी है। मोहब्बत थी चमन से लेकिन अब ये बेदिमागी है कि मौजे बूए गुल से नाक में आता है दम मेरा। तो ये तो थी जी 11वीं गज़ल। 12वीं गज़ल ये है कि सरापा रहने इश्क व ना गुज़ीर उल्फत हस्ती, इबादत बर्क की करता हूँ और अफसोस हासिल का। बकदरे ज़र्फ़ है साकी खुमार तिश्न कामी भी, जो तू दरियाए मैं है तो मैं खमियाजा हूँ साहिल का। और जो हम अनपब्लिश्ड शेर है वो ये है कि मुझे राह सुखन में खौफ गुमराही नहीं गालिब। मुझे राह सुखन में खौफ गुमराही नहीं गालिब, असाए खिज़्र सहराए सुखन है खामा बेदिल का। तो पहला शेर देखते हैं 11वीं गज़ल का। वो कहते हैं कि ना होगा यक बयाबां मांदगी से ज़ौक़ कम मेरा, हबाब मौज रफ्तार है नक्शे कदम मेरा। तो इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, यक बयां का मतलब है ए डेज़र्ट और ए होल डेज़र्ट। मांदगी इज़ थकावट और फटीग, एंड ज़ौक़ ऑब्वियसली मीन्स रेलिश और प्लेजर। तो हब और सेकंड लाइन में जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये है कि हबाब मौज रफ्तार। इट्स लाइक बबल्स ऑन और ऑफ ए फास्ट मूविंग वेव। जैसे समंदर में कोई लहर आती है तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं, इट्स रेफरिंग टू दैट हबाब मौज रफ्तार। नक्शे कदम इज़ ए फुट स्टेप और a footprint. Often you see footprints on sand, so you can call them नक्शे कदम। तो शेर ये है कि ना होगा यक बयाबा मांदगी से ज़ौक़ कम मेरा, हबाब मौज रफ्तार है नक्शे कदम मेरा। तो कह रहे हैं कि यक बयाबा मीन्स ए होल डेजर्ट फुल, राइट। कहते हैं कि अगर इस डेजर्ट के साइज़ की भी मेरे अंदर थकावट आ जाए, राइट, कि अगर बहुत ज़्यादा थकावट भी आ जाए तो मेरा जो ज़ौक़ है, माई प्लेजर और माई relish ऑफ वॉन्डरिंग in the desert will not be any less। कि मेरा कम नहीं होगा ज़ौक़ अगर मेरे को ऊपर बहुत थकावट भी आ जाती है तो, राइट। और अपनी सिचुएशन को उन्होंने किससे कंपेयर किया है। कहते हैं कि हबाब मौज रफ्तार है नक्शे कदम मेरा, कि मेरा जो जैसे कि उस जो एक रफ्तार से बढ़ती हुई वेव आती है, मौज आती है सागर में या समंदर में, उसके ऊपर जो बबल्स होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। और वो तब तक आगे बढ़ते जाते हैं जब तक कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते, राइट। सो जब वेव कभी थमती है तो वो बबल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो थमते नहीं हैं, मौज भी थमती नहीं है, वो हबाब भी थमते नहीं हैं, राइट। और फिर एक के बाद एक आते जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा जो एंथुजियाज़म है, जो मेरा प्लेजर है, जो मेरा ज़ौक़ है, वो उनके जैसा है। वो कभी कम नहीं होगा, वो थकावट में कभी कम नहीं होगा, राइट। एंड द weariness ऑफ द ट्रैवल विल नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। तो इस केस के अंदर उन्होंने क्योंकि सहरा की बात की है, तो यू कैन से दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज वॉन्डरिंग इन द डेजर्ट। ये एक ऐसा मेटाफर है, इमेजरी है जो उन्होंने पहले भी यूज़ की है। और कोई बयाबां में या सहरा में जाके क्यों घूमता है, वो अपनी वहशत की वजह से घूमता है, जैसे कि मजनू साहब घूमा करते थे। तो इस केस में शायद वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मेरी जो वहशत है, चाहे मैं वहशत में घूम घूम के पागल होके फिज़िकली थक भी जाऊं, लेकिन मेरी वहशत जो है वो कम नहीं होगी। या मैं एक ऐसी स्टेट में पहुंच चुका हूं जहां पे वहशी होना ही मेरी मंजिल है, वहशी होना ही मेरा नेचर बन चुका है। और वो मैं कितना भी थक जाऊं, वो मेरे को जो वहशीपन में जो मज़ा आता है, जो ज़ौक़ है इस सहरा में घूमने का, वो कम नहीं होगा। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल शेर। तो अगला शेर देखिए कि मोहब्बत थी चमन से लेकिन अब ये बेदिमागी है,
कि मौज बूए गुल से नाक में आता है दम मेरा। तो चमन मीन्स ए गार्डन, यू नो, और बेदिमागी मीन्स सम सॉर्ट ऑफ इरिटेशन, या टू बी फील इरिटेटेड बाय समथिंग। और मौज बूए गुल मीन्स ए वेव ऑफ ए फ्रेग्रेंस कमिंग फ्रॉम ए फ्लावर और ए रोज। और नाक में दम आना, इट्स बेसिकली यू नो टू फील डिस्ट्रेस्ड, राइट। किसी चीज़ ने आपकी नाक में दम कर दिया है, मीन्स उसने आपको बहुत परेशान कर दिया है, या। तो कहते हैं कि मोहब्बत थी चमन से, कि एक ज़माना था जब इस चमन से, इस दुनिया से, इस बाग से हमको मोहब्बत थी, लेकिन अब ये बेदिमागी है। लेकिन अब ये इस तरह की बेदिमागी, इरिटेशन या इस तरह की ख़राब सिचुएशन लाइफ बिता रही है कि मौज बूए गुल से नाक में आता है दम मेरा। कि वो जब इस चमन के अंदर जो फूल खिले हुए हैं, उनकी हवा का झोंका जब उनकी खुशबू लेके आता है मेरी तरफ, तो जब वो मेरे नाक में दम कर देती है, राइट, वो मेरे को परेशान कर देती है। सो इफ़ेक्टिवली कि इस गार्डन को अगर आप इस दुनिया से कंपेयर करते हैं, यू नो, या इस दुनिया की ऐशो इशरत से कंपेयर करते हैं, तो जहाँ पे ऐसे ऐसी जगह से कंपेयर करते हैं जहाँ पे उनका महबूब रहता था, या जहाँ पे उनको उनके महबूब से मोहब्बत मिलती थी। तो कहते हैं ऐसा टाइम था जब मैं इस दुनिया को या इस चमन को प्यार करता था, या। लेकिन अब मेरी स्टेट लाइफ की इतनी ख़राब हो चुकी है, और ऐसी स्टेट पे मैं आ चुका हूँ कि इसका एक खुशबू का झोंका, विच इज़ सपोज टू समथिंग दैट्स ब्यूटीफुल, समथिंग दैट यू रेलिश, राइट। लेकिन वो कहते हैं वो हवा का झोंका जो खुशबू लेके आता है, वो मेरी नाक में दम कर देता है, राइट। तो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस एंड सैडनेस एंड डिस्पेयर, अब वो इस सिचुएशन में कैसे आए हैं, दैट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि इस चमन में वो अपने महबूब से मिलने जाते हों, और अब वो महबूब जो है वो मोहब्बत नहीं करता उनसे, तो वही चमन देख के जो है उनकी नाक में दम हो जाता है। एंड और हो सकते हैं कि जो चमन में जो बहार होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। तो ऐसा हो सकता है कि उनका जो इश्क मोहब्बत जो थी वो भी शॉर्ट लिव्ड थी, अब वो नहीं रही, और वही चमन जो है अब उनको परेशान करता है। और तीसरा ये हो सकता है कि गार्डन represents beauty, right? Beauty of this world, the joys and pleasures of this world. और ऐसा जन्नत के गार्डन में भी ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ही हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम दिस लाइफ, राइट, जहाँ पे आप इस दुनिया की जो खूबसूरती थी उसको एंजॉय करते थे। मे बी ही हैज़ मूव टुवर्ड्स मोर ऑफ ए सूफ़ी काइंड ऑफ लाइफ, राइट, कि दुनिया की डिस्ट्रैक्शन से अलग हो गए हैं। और जब कभी वो दुनिया की डिस्ट्रैक्शन, वो चमन उनके सामने आता है, तो अगेन ही गेट्स इरिटेटेड उन चीज़ों से। तो सीधा साधा मीनिंग तो यही हो सकता है कि अब ज़िंदगी में वो पुरानी बात नहीं रही, वो इश्क मोहब्बत नहीं रही, तो जब वो दुनिया की खूबसूरती को देखते हैं तो उनकी नाक में दम आ जाता है। आई थिंक इट्स ए ब्यूटीफुल शेर। मोहब्बत थी चमन से लेकिन अब ये बेदिमागी है, कि मौजे बूए गुल से नाक में आता है दम मेरा। इससे मतलब मेरे को अब इस चीज़ से नफरत हो गई है, राइट। वी ऑफन फाइंड आवरसेल्व्स इन दिस स्टेट आल्सो, राइट, वेयर वी यूज द may have been things that we enjoyed, but now those things irritate the hell out of us. तो ये 11वीं गज़ल के दो शेर थे। अब 12वीं गज़ल पे चलते हैं। उसका पहला शेर ये है कि सरापा रहने इश्क व ना गुज़ीर उल्फत हस्ती, इबादत बर्क की करता हूँ और अफसोस हासिल का। तो इसमें लफ्ज़ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो आम, आम, रहन का मतलब होता है टू मेक ए प्लेज और सम सॉर्ट ऑफ प्लेज, या इश्क तो इश्क है। नाग गुज़ीर का मतलब होता है हेल्पलेस, यू नो। उल्फत अगेन इज़ अटैचमेंट और लव एंड अफेक्शन और फ्रेंडशिप। और दूसरी लाइन में उन्होंने लफ्ज़ चूज़ किया बर्क। बर्क मीन्स लाइटनिंग, या। और अफसोस मीन्स, अब किसी चीज़ का अफसोस करना मीन्स टू रिग्रेट समथिंग और टू फील सॉरोफुल अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए उदास होना। हासिल का मतलब होता है रिज़ल्ट, किसी चीज़ का हासिल उसको कहते हैं जो उसका एंड रिज़ल्ट निकले। कोई it's also used in the sense of a product or a produce or an outcome, but I think result and outcome are the most relevant meanings here. तो वो कहते हैं, और सरापा मीन्स एंटायरली, या। तो
वो कहते हैं कि सरापा रहने इश्क ना गुज़ीर उल्फत हस्ती, कि आई हैव प्लेज्ड माई सेल्फ to the passion and helplessness of love और अफेक्शन ऑफ लाइफ, कि इस दुनिया की जो लव एंड अफेक्शन है, जो इश्क मोहब्बत है, उसकी तरफ आई हैव प्लेज्ड माई सेल्फ, या कि मैंने अपनी ज़िंदगी उसको डेडिकेट की कर दी है. आई हैव प्लेज्ड माई सेल्फ टू द बिजनेस ऑफ लव. या और सेकंड लाइन में देखिए क्या कहते हैं कि इबादत बर्क की करता हूँ और अफसोस हासिल का. वो कहते हैं कि अपने आप को इश्क और मोहब्बत की तरफ डेडिकेट करना, टू प्लेज योर सेल्फ टूवर्ड्स द बिजनेस ऑफ लव एंड अफेक्शन. तो वो कहते हैं वो ऐसा है कि जैसे आप लाइटनिंग बर्क की पूजा करते हैं, राइट, और फिर उसके बाद आप जो रिज़ल्ट आता है, जो हार्वेस्ट आता है इस केस के अंदर, उसके बारे में रिग्रेट करते हैं, उसके बारे में अफसोस ज़ाहिर करते हैं, राइट. अब बर्क की, अगर आप बर्क की पूजा करेंगे, ठीक है, तो आपको ये बात ख्याल में रखनी चाहिए कि वो कभी बिजली जो है कड़क के गिर भी सकती है आपके ऊपर. जो आपने फसल उगाई है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, वो बिजली गिर गिर भी सकती है और उसको जला भी सकती है, राइट. तो लेकिन वो कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ, राइट. तो इस केस में उन्होंने वो इमेजरी लाइटनिंग की यूज़ की है, कि वो कहते हैं कि काम तो मैं जब ये इफ़ेक्टिवली कहने का मतलब ये कि जो इश्क मोहब्बत में अपने आप को प्लेज करना है, ये ख़तरनाक काम है, राइट. तो तुम काम ही जब गलत करोगे तो उसका नतीजा जब गलत निकलेगा तो उसका अफसोस आप क्यों करोगे. ऑब्वियसली ये गलत काम, वो एक स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं इसको, राइट. देयर इज़ नो अदर वे आउट. जो आशिक लोग हैं शेर व शायरी के, वो इश्क मोहब्बत ना करें तो और करें क्या, राइट. दे आर हेल्पलेस इन दैट पाथ. तो अब वो उन्होंने बस ये कहा है कि जो उनका जो नेचर है, राइट, हिज इनहेरेंट नेचर इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड्स पैशन, राइट. तो वो इश्क और मोहब्बत की तरफ अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हैं. एंड और उन्होंने इसको बेसिकली लास्ट में उल्फत हस्ती भी कहा है, राइट. तो लव ऑफ लाइफ, लव फॉर लाइफ और लव ऑफ लाइफ ऑल्सो, राइट. तो अगर आप लव ऑफ लाइफ और लव की तरफ देखें तो ज़िंदगी से किसको प्यार नहीं है, कौन ज़िंदा नहीं रहना चाहता, राइट. लेकिन आप इसको थोड़ा तसव्वुफ़ का रंग दे के देखें कि आप हस्ती से प्यार तो करते हैं, लेकिन ये प्यार जो है इट्स नॉट गोना बी फ्रूटफुल, इट्स ए फ्यूटाइल एफर्ट बिकॉज यू गोना डाई इन द एंड, राइट. लेकिन आप फिर भी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, तो फिर आप आपको पता भी है कि इसका अंत जो है वो ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ज़िंदगी से प्यार करते हैं, तो इट्स योर ओन फॉल्ट. और दूसरा ये है कि हिज नेचर, जो सिंपल इश्क और मोहब्बत का कारोबार है जो है, हिज नेचर इज़ जस्ट इंक्लाइन टुवर्ड्स इट. ही इज़ हेल्पलेस. वो इश्क मोहब्बत ना करें तो और क्या करें. उनको ये पता है इस बात का कि इसका रिज़ल्ट जो है अच्छा नहीं निकलेगा, लेकिन अब वो हेल्पलेस हैं, ना करें तो क्या करें, राइट. तो ही इज़ बेसिकली, ही नोज़ द डेस्टिनी, बट ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रेप्रीमेंडिंग हिमसेल्फ कि भाई तुम इश्क तो जो है, इबादत तो तुम बर्क की करते हो, और जब वो बर्क तुमको जलाती है तो फिर उसका अफसोस भी तुम करते हो. तो ब्यूटीफुल कॉन्ट्रडिक्शन. सरापा रहने इश्क व नाज ना गुज़ीर उल्फत हस्ती, सरापा रहने इश्क व ना गुज़ीर उल्फत हस्ती, इबादत बर्क की करता हूँ और अफसोस हासिल का. तो अगला शेर देखिए कि बकद्र ज़र्फ़ है साकी खुमार तिश्ना कामी भी, जो तू दरियाए मैं है तो मैं खमियाजा हूँ साहिल का. तो बकद्र ज़र्फ़ मीन्स प्रोपोर्शनल टू योर कैपेसिटी. साकी इज़ द कप बेरर जो आपको शराब पिलाता है. खुमार तिश्ना कामी मीन्स लाइक इंटॉक्सिकेशन ऑफ ए somebody who is thirsty, जिसका गला सूखा हुआ हो. या तो और दरिया मैं इज़ सी ऑफ वाइन. खमियाजा इज़ ऑफन यूज्ड इन द सेंस ऑफ किसी चीज़ का रिजल्ट, बट इट्स ऑल्सो यूज्ड एज द स्ट्रेचिंग ऑफ समथिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ समबॉडी. तो कहते हैं कि बकद्रे ज़र्फ़ है साकी खुमार तिश्ना कामी भी, कि जो मेरी जो तिश्ना कामी है, जो मेरी थर्स्ट है, जो मेरी प्यास है, दैट इज़ proportional to your capacity,
या कि वो साकी को कह रहे हैं कि तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है मुझे पिलाने की, मेरी तृष्णाकामी विल मीट द चैलेंज, राइट। मेरी जो प्यास है वो उतनी बढ़ती जाएगी, तू मेरे को पिलाता जा, मैं अकोमोडेट करूँगा। मेरी प्यास जितनी जितनी तू मेरे को शराब देता जाएगा, उसको अकोमोडेट करती जाएगी, मेरी प्यास भी उतनी बढ़ती जाएगी, या। और इसके लिए उन्होंने मेटाफर जो यूज़ किया है, देखिए अब गालिब साहब की इमेजिनेशन है, मैं कभी ज़िंदगी में हमने सोचा भी नहीं इस तरह के इमेजरी के बारे में। वो कहते हैं कि जो तू दरियाए मैं है, कि अगर तू इफ़ यू आर ए सी ऑफ वाइन, या, तो मैं खमियाजा हूँ साहिल का। तो साहिल इज़ द शोर। तो वो कहते हैं कि जिस तरह साहिल जो है वो स्ट्रेच होता जाता है, बेंड होता जाता है, फैलता जाता है अकॉर्डिंग टू हाउ द सी इज़ एक्टिंग, उसी तरह मैं भी जो है साहिल की तरह बेंड होता जाऊंगा, फैलता जाऊंगा, स्ट्रेच होता जाऊंगा, जैसे जैसे तू मेरे को शराब और देती जाएगी मैं और पीता जाऊंगा। तो इन्होंने कहा यह है कि साहिल जो है उसकी, साहिल को एक प्यासे इंसान से कवर किया है, तो कितना, इमेजिन लाइक एन ओशन ऑफ वाइन, राइट, और एन ओशन इन जनरल। तो कितना पानी साहिल के को टच करता है, कितनी लहरें आती हैं, लेकिन वो साहिल जो है वो कहते हैं प्यासा का प्यासा ही रहता है। इनफैक्ट इट शेप्स इट सेल्फ, इट स्ट्रेचेज इट सेल्फ टू अकोमोडेट द वेव्स ऑफ द ओशन। तो कहते हैं मैं भी उस तरह का ही हूँ, या। जिस तरह इस सी शोर की प्यास कभी नहीं बुझती, राइट, इट अकोमोडेट्स, इट्स नेवर फेल्ड। तू मेरे को शराब पिलाता जा, मैं अकोमोडेट करता जाऊँगा। बकदरे ज़र्फ़ है साकी खुमारे तृष्णा कामे भी, कि तेरे अंदर जितनी पिलाने की कैपेसिटी है मेरे अंदर उतनी पीने की कैपेसिटी है, मैं कैपेसिटी मेरी बढ़ती जाएगी, या। तो अब इसके अंदर साकी कौन है, या, तो साकी तो महबूब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि इस साकी जो है वो शराब ही पिला रहा हो, वो जुल्मों सितम भी ढा हो सकता है। तो ये भी इसका मीनिंग हो सकता है कि तू मेरे को जितनी पेन देता जाएगा या देती जाएगी, मैं उतनी पेन सहता जाऊँगा, मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी है। और मेरे अंदर ना सिर्फ कैपेसिटी है, आई एम थर्स्टी फॉर पेन, आई लॉन्ग फॉर पेन। आप साकी की जगह पे खुदा को बिठा दीजिए, तो खुदा की नेमतें जो हैं वो भी वाइन हो सकती है, या खुदा जो आपको दुख दर्द इस दुनिया में झेलने के लिए बोल रहा है वो भी एक किस्म की वाइन हो सकती है। तो कहते हैं मेरी कैपेसिटी बहुत है, राइट, शराब पीने की, दुख दर्द सहने की, या खुशी को भी इंजॉय करने की। तो महबूब को या साकी को कहते हैं जस्ट कीप ऑन सर्विंग मी। बकदरे ज़र्फ़ है साकी खुमार तृष्णा कामी भी, जो तू दरिया है, दरियाए मैं है, तो मैं खमियाजा हूँ साहिल का। दैट माई ज़ील फॉर ड्रिंकिंग will always be equal to your zeal for serving wine. I'll meet up, I'll stand up to that challenge. अच्छा, ये आखिरी शेर, ये अनपब्लिश्ड शेर है। ये मैंने इसलिए चुना इसको पढ़ने के लिए क्योंकि आई थिंक इससे पता चलता है कि लाइक इट गिव्स यू एन इंडिकेशन ऑफ कि गालिब साहब जो है किससे इंस्पायर्ड है अपनी शेर व शायरी में। तो शेर ये है कि मुझे राह सुखन में खौफ गुमराही नहीं गालिब, असाए खिज़्र है सहराए सहराए असाए खिज़्र सहराए सुखन है खामा बेदिल का। फिर से पढ़ते हैं इसको कि मुझे राह सुखन में खौफ गुमराही नहीं गालिब, असाए खिज़्र सहराए सुखन है खामा बेदिल का। तो कहते हैं कि मुझे राह सुखन इन दिस पैथ ऑफ पोइट्री और स्पीच, मुझे खौफ गुमराही नहीं है, लाइक आई डू नॉट फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट और लूजिंग दिस पैथ ओ गालिब। तो कहते हैं कि जो बेदिल साहब एक बहुत बड़े पोइट हुए हैं, वो फ़ारसी में उन्होंने कलाम लिखा है, वो गालिब साहब से बहुत सालों पहले हुए हैं, बट गालिब कंसिडर हिम टू बी हिज मेंटर। तो गालिब साहब ने बेदिल साहब के बारे में काफ़ी सारे शेर भी लिखे हैं, और उन्होंने अपने ख़तों में दूसरी जगहों पे भी ये कहा है कि मैं अब बेदिल साहब से इंस्पिरेशन ड्रा करता हूँ। जिस तरह उसके मायने बेदिल साहब कंपोज़ किया करते थे, मानी आफरीनी भी उसको कहा जाता था। और जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स बेदिल साहब लिखा करते थे जिनके बारे में, गालिब साहब कहते हैं कि मैं उनसे इंस्पिरेशन ड्रा करता हूँ। तो इसके अंदर असाए खिज़्र सहराए सुखन का मतलब यह है कि अगर वो खिज़्र इज़ लाइक ए प्रॉफिट इन इस्लामिक एंड बिब्लिकल ट्रेडिशन, एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड ए वाइज ओल्ड मैन हु शोज़ पैथ टू द वॉन्डरर्स और ट्रैवलर्स, कि आप रेगिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं तो खिज़्र साहब जो हैं वो आपको राह दिखाते हैं। तो इस केस में वो कहते हैं कि जो बेदिल की जो कलम है, राइट, वो मेरे लिए ऐसे है जैसे खिज़्र साहब जो जिस छड़ी को, जिस स्टाफ को लेके वो चलते हैं,
मेरे लिए उसके बराबर है वो। बेसिकली वो कहते हैं कि बेदिल साहब का जो पेन है या बेदिल साहब की जो पोइट्री है, मुझे इस राह सुखन में या इस सहरा में रास्ता दिखाती है, राइट? सो आई हैव नो फियर ऑफ लूजिंग द रोड बिकॉज आई एम ए फॉलोअर ऑफ बेदिल, राइट? आई ड्रॉ माई इंस्पायरेशन फ्रॉम बेदिल, सो आई विल नेवर गेट लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोइट्री एंड स्पीच। तो मुझे राह सुखन में खौफ गुमराही नहीं गालिब, आसाए खिज़्र सहरा सुखन है खामा बेदिल का। बेदिल गाइड्स मी, हिज पोइट्री गाइड्स मी, there is no way I will get lost in this desert of poetry or speech. तो ये तो थी 11वीं और 12वीं गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।